नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयति मिश्रा। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवरात्रि पर गरबा गीत लिखने की परंपरा इस बार भी जारी रही। इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरबा गीत लिखा। आवती काले पूर्व मंत्री डोकला शैली का गाया गीत सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर यह गीत शेयर किया गया है। आपको जानकारी हो कि पिछले वर्ष पीएम मोदी ने शेयर किया था गरबा गीत गाय एनो गरबो। नरेंद्र मोदी के गरबा गीतों को देवांग पटेल ने अपनी आवाज दी है। मोदी की किताब आंख धन्य 6 में संकलित है कुछ गरबा गीत। उनके आंख धन्य 6 किताब का अंग्रेजी शीर्षक है लेटर टू सेल्फ। और ये बेहद खास बात क्योंकि गुजरात से आते हैं और गुजरात की जो परंपरा है डांडिया और गरबे की, खासतौर पर नवरात्रि के 9 दिनों में माता की आराधना के लिए जो पारंपरिक गरबे का रूप रहता है, हर गुजराती के, हर भारतवासी के दिल के वो करीब होता है। और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गरबे की धुनों पर थिरकने की बात हो या फिर उन धुनों को बनाने की बात हो, गीत लिखने की बात हो, उस परंपरा को निरंतर आज भी अपने व्यस्त स्केड्यूल के बावजूद जारी रख रहे हैं। इस बार भी उन्होंने गरबा गीत लिखा। इस वर्ष भी गरबा गीत आवती काले उन्होंने लिखा। पूर्व मंत्री डोकला शैली ने इन्हें अपनी आवाज दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया और सोशल मीडिया हैंडल पर इसे शेयर किया गया। आपको ज्ञात होगा कि पिछले नवरात्रि के मौके भी आंख धन्य 6 नामक एक गीत उन्होंने लिखा, गरबा गीत, जिसके अंग्रेजी शीर्षक को आप लेटर टू सेल्फ के नाम से पढ़ सकते हैं। प्रदेश की बात कर लेते हैं। प्रदेश में निवेश को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर हैं और ऐसे में राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर जर्मनी के म्यूनिक में बेवेरियन स्टेट चांसलरी के प्रमुख राज्य मंत्री के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर फ्लोरियन हरमैन के साथ में एक महत्वपूर्ण मीटिंग की। इसमें भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंधों पर तो चर्चा हुई, लेकिन साथ ही साथ आर्थिक सहयोग की संभावनाएं क्या हो सकती है, तकनीकी सहयोग पर चर्चा कैसे की जा सकती है, इन तमाम सारी बातों पर चर्चा हुई। राइजिंग राजस्थान 2024 से लेकर राजस्थान में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा की गई। साथ ही औद्योगिक विकास की संभावनाएं, नवीनतम प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा पर भी इस बैठक में उन बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। आपको ज्ञात हो कि 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन होगा। यह आयोजन इसीलिए बेहद खास क्योंकि इस आयोजनों के माध्यम से राजस्थान राइजिंग समिट के माध्यम से राजस्थान के लिए अवसरों के द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी निवेशक पहुंचेंगे और राजस्थान में बिजनेस को लेकर, राजस्थान में संभावनाओं को लेकर के बातचीत होगी। कई करोड़ के एमओयू साइन होंगे। राजस्थान का भी विश्व पटल पर एक नाम होगा। लेकिन उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बैठकें कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। हाल ही का दौरा उनका जर्मनी और म्यूनिक का चल रहा है। इसके बाद लंदन भी पहुंचेंगे और 6 दिवसीय इस विदेश यात्रा के जरिए प्रदेश की जनता से किए गए कमिटमेंट को, राजस्थान को इकोनॉमिक लेवल पर डेवलप करने की बात को लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा ने जो कमिटमेंट किया उसे पूरा करने के लिए राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार बैठकें और ब्यौरा देने का काम जारी है। नहीं चुकाया बकाया, अब नीलाम होंगे खेत। आबकारी विभाग का बकाया, कल नीलाम होगी संपत्ति। कुर्क संपत्ति के रूप में खेत नीलाम करेगा आबकारी विभाग। दर्जन भर से अधिक खसरों की नीलामी हो सकती है। अकलेरा और भवानी मंडी के खेत खसरों की नीलामी होगी। 15 से 17 अक्टूबर के बीच तय किया गया नीलामी का समय। जिला आबकारी अधिकारी वसूली झालावाड़ इसकी नीलामी करने वाला है। चलिए आपको बताते हैं पीकेसी आरसीपी को लेकर बड़ी खबर इस समय की। सीएम भजनलाल शर्मा ने डूंगरी बांध पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बैलेंसिंग रिजर्व वायर के तौर पर डूंगरी बांध को तैयार किया जाएगा। डूंगरी बांध से ही 10 से अधिक जिलों को पानी मिलेगा, जिसमें अलवर, धौलपुर, करौली सहित अन्य जिलों को भी पानी मिलेगा। पीकेसी आरसीपी की डीपीआर में डूंगरी की भराव क्षमता शामिल है, लेकिन अब डूंगरी की भराव क्षमता को रखा गया है करीब 1588 एमक्यूएम। पहले इसे तय किया गया था 2000 एमक्यूएम के करीब, लेकिन अब इसे किया गया है 1588 एमक्यूएम। आपको बता दें कि पीकेसी आरसीपी का अंतिम पड़ाव क्षेत्र डूंगरी बांध होगा। इसको लेकर के प्रस्ताव है। 2 पहाड़ियों के बीच डूंगरी बांध प्रस्तावित है। ऐसे में देखने में भी रमणीय होगा, खूबसूरत होगा। जल संसाधन विभाग डूंगरी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में जुटा है कि आखिरकार जो थॉट प्रोसेस है वो कितना फिजिबल है। और जब हम बात करते हैं पीकेसी आरसीपी के अंतिम बांध को लेकर, तो डूंगरी बांध इसमें रखा गया है अग्रणी। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसके बाद डूंगरी बांध पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं, जिसे बैलेंसिंग रिजर्व वायर के तौर पर तैयार किया जाएगा।
इसमें 10 से ज्यादा जिले डूंगरी बांध से ही लाभान्वित हो पाएंगे। अलवर होगा लाभान्वित, धौलपुर, करौली सहित दूसरे जिले, कुल मिलाकर के 10 जिले जो डूंगरी बांध के पानी से लाभान्वित होंगे। पीकेसीआरसीपी डीपीआर की डूंगरी में भराव क्षमता शामिल रहेगी, लेकिन भराव क्षमता को करीब 1588 एमक्यूएम रखा गया है। पहले से 2000 एमक्यूएम रखा गया था, लेकिन फिजिबिलिटी के आधार पर इसे 1588 एमक्यूएम रखा गया है, जो भी 10 जिलों की प्यास बुझाने के लिए पानी भेजने के लिए समर्थ रहेगा। ऐसे में पीकेसीआरसीपी का अंतिम पड़ाव होगा डूंगरी बांध, जिसे 2 पहाड़ियों के बीच प्रस्तावित करने की जानकारी है। अब जल संसाधन विभाग अपने अगले प्रोसेस के जरिए इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी कि डूंगरी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में जुटा है। एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त करने की सिफारिश कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश दी और कमेटी ने माना कि एसआई भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ियां हुई है। गृह विभाग के जरिए सीएम भजनलाल शर्मा के पास कमेटी की रिपोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे एसआई भर्ती को लेकर आखिरी फैसला। जरूरी है क्योंकि लगातार इसको लेकर के 2 धड़े बटे हुए हैं। लोग कहते हैं, जिनके खासतौर पर हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब एसआई भर्ती 2021 से जुड़े हुए मामले पर भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की सिफारिश को लेकर कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस सिफारिश को दिया और कमेटी ने माना कि एसआई भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ियां हुई है, लेकिन अब फाइनल फैसला इस पर सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे कि परीक्षा निरस्त होगी या फिर नहीं। ठाकुर और सियासत पर बात कर लेते हैं। ठाकुर तो गियो पर बोले जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, कहा कि आपके लोकसभा चुनाव में मेरे लिए भी ये शब्द इस्तेमाल हुआ था। ठाकुर शब्द को जिस प्रकार से विभंशित किया गया है, बोलने वाला ये भूल जाता है कि ईश्वर का भी एक शब्द ठाकुर है, ये किसी का दिया हुआ शब्द नहीं था। राजा महाराजा आदि शब्द किसी के लिए हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर शब्द उस अपने परिवार के मुखिया के लिए था जो उसकी उस सभ्यता की संपदा को सुरक्षित रखता था। उन्होंने कहा कि मानव का उत्कृष्ट चरित्र भी था, इसलिए उसे ठाकुर शब्द से पुकारा गया। जब नारायण अवतार लेते हैं तो उन्हें भी पथभ्रष्ट करने की चेष्टा मनुष्य करता है। उन्होंने आगे कहा कि राम की राज्य व्यवस्था पर भी जब उंगली उठ सकती है तो हम तो चीज ही क्या है। इस सृष्टि को नेता नहीं कोई और चला रहा है। आपका भविष्य किसी नेता के हाथों में नहीं बल्कि ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए कुछ शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए और उस मर्यादा से उस पार जाकर उन शब्दों का इस्तेमाल करना वो भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ये उचित नहीं है। तमाम सारी बातें कही उनके द्वारा। नाहरगढ़ में टाइगर दीदार में लगेगा अभी समय, क्योंकि टाइगर सफारी का उद्घाटन हो गया है, लेकिन अभी भी वाहन उपलब्ध नहीं है और व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है। दरअसल 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया, लेकिन उद्घाटन के बाद से ही पर्यटकों को सफारी शुरू होने का इंतजार है। बरसात की वजह से सफारी ट्रैक्स खराब हो गए, बड़ी बड़ी झाड़ियां पनप उठी। अभी डीसीएफ जगदीश गुप्ता की देखरेख में इन ट्रैक्स को सबसे पहले दुरुस्त किया जाएगा, जिससे सेफ्टी की दृष्टि से भी जो लूपहोल्स रहे हैं वो लोगों के लिए ना हो, आराम से जाएं और सुरक्षित तौर पर सफारी कर सके। सफारी के लिए 4 वाहनों की भी टेंडर प्रक्रिया जारी है, जो भी जल्द ही पूरी हो जाएगी और जल्द ही ये वाहन भी उपलब्ध हो पाएंगे। और इसी वजह से कह रहे हैं कि अभी सफारी शुरू होने में 1 से 2 सप्ताह का समय लग सकता है, लेकिन जो समय है वो इसलिए लगेगा ताकि जो जनता पहुंचेगी, जो पब्लिक पहुंचेगी, लोग पहुंचेंगे, उनकी सुरक्षा ठीक रहे, वो दीदार भी कर पाए बाग का, लेकिन सुरक्षित अंदाज में। 2025 के महाकुंभ में बदले जाएंगे अखाड़ों की परंपराओं के कुछ नाम। अखाड़ों के स्नान के दौरान उर्दू फारसी शब्द हटाने की तैयारी हो रही है। 2019 के कुंभ में योगी आदित्यनाथ ने बदला था इलाहाबाद का नाम और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया था। इस बार अखाड़ों की सिफारिश पर कुछ और नाम बदले जाएंगे। अखाड़ों के शाही स्नान को अब से कहा जाएगा इस बार बदलने के बाद राजसी स्नान, और इस तरह अखाड़ों की पेशवाई का नामकरण होगा छावनी प्रवेश। 2025 महाकुंभ के लिए ये तैयारियां अभी से शुरू हो गई है और जब नाम परिवर्तित होंगे, कौन कौन से नाम परिवर्तित होते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन मुख्य तौर पर जो शाही स्नान कहा जाता है महाकुंभ में, उसे परिवर्तन के बाद राजसी स्नान कहा जाएगा और अखाड़ों की पेशवाई का नामकरण भी छावनी प्रवेश के नाम से रखा जाएगा।